हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट का आज हमारी घटना चक्र की सीरीज़ चल रही थी उसका आज हमारा एपिसोड नंबर 10 है। 9 एपिसोड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी थार का रेगिस्तान और ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है इनमें से पश्चिमी घाट। भारत में जो जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र माने जाते हैं वो लगभग 4 क्षेत्र हैं जिन्हें हम जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जानते हैं। एक है हिमालय हॉटस्पॉट जिसमें आता है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दोनों, हिमालय हॉटस्पॉट जिसमें आता है पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिमालय। दूसरा होता है इंडो बर्मा जिसमें आता है इंडो बर्मा जिसमें आता है पूर्वोत्तर भारत और अंडमान के द्वीप। तीसरा होता है सुंडालैंड जिसमें आता है निकोबार के द्वीप। और चौथा होता है पश्चिमी घाट और श्रीलंका जिसमें शामिल किया जाता है भारत का पश्चिमी घाट। ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध यानी कि भारत में 18 मेगा डाइवर्स देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों की 12.6%, सरीसृपों की 6.2% और उभयचरों की 4.4% आबादी पाई जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि भारत में 18 मेगा डाइवर्स देशों की कुल स्तनधारियों में 7.6% प्रजातियां पाई जाती हैं स्तनधारियों की, पक्षियों की 12.6% प्रजातियां पाई जाती हैं, सरीसृपों की 6.2% और उभयचरों की 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट कौन से हैं? नंबर 1 है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट हॉट स्पॉट के अंतर्गत शामिल नहीं है, अभी हमने देखा था 4 हॉट स्पॉट हैं भारत में। दूसरा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉट स्पॉट का भाग है पश्चिमी घाट। तीसरा है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो पूर्वी हिमालय भी भारत का हॉट स्पॉट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और नंबर 4 है पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत हॉट स्पॉट के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल यानी कि हॉट स्पॉट हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। हमारा सही आंसर है 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? यहाँ सिक्किम से रिलेटेड 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सिक्किम के बारे में सही हैं। कथन नंबर 1 है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। सिक्किम 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। नंबर 2 है इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, तो कथन 2 बिल्कुल हमारा सही है। सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसे माना जाता है? सिक्किम को। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और नंबर 3 है इसके मुख्य निवासी हैं लेपचा, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। सिक्किम में लेपचा भूटिया जनजाति पाई जाती है, तो इसके मुख्य निवासी हैं लेपचा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा। तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो कि जैव विविधता से परिपूर्ण है। तो सिक्किम पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट के अंतर्गत शामिल किया जाता है और यहाँ के जो मुख्य निवासी हैं वो हैं लेपचा, भूटिया और नेपाली लोग यहाँ के मुख्य निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। उपयुक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? यानी कि जो किसी स्थान को हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाता है तो उसके लिए 3 मानकों का यूज़ किया जाता है। तो वो 3 मानक कौन से हैं? हमसे पूछा गया है कि इनमें से 3 मानक कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा जाति बहुतायता यानी कि स्पीशीज रिचनेस, बिल्कुल सही है। अगर किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में शामिल किया जाता है, हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दी जाती है, तो वहाँ जाति बहुतायता यानी कि स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए। वहाँ प्रजातियों की बहुत सारी संख्या यानी प्रजातियों की विविधता होनी चाहिए। नंबर 2 है वानस्पतिक घनत्व, वानस्पतिक घनत्व इसमें शामिल नहीं है। नंबर 3 है स्थानिकता, बिल्कुल सही है। अगर किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता दी जाती है तो वहाँ जो जाति बहुतायता होनी चाहिए यानी कि जो स्पीशीज़ की रिचनेस होनी चाहिए वो स्थानिकता भी होनी चाहिए, मतलब वहाँ स्थानीय प्रजातियों की विविधता अधिक होनी चाहिए। नंबर 4 है मानव जनित वानस्पतिक महत्व, ये इसमें शामिल नहीं है। नंबर 5 है आशंका बोध, साथ ही जिस क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दी जाती है वहाँ जैव विविधता पर संकट होना चाहिए, तभी उसे हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसमें बिल्कुल तीन मानक जो हैं हमारे, जिनके आधार पर किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दी जाती है, वो है जाति बहुतायता यानी स्पीशीज रिचनेस, वहाँ जैव विविधता होनी चाहिए, स्थानीय प्रजातियों की अधिकता होनी चाहिए और उन पर संकट होना चाहिए यानी कि आशंका बोध। ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तो हमारा सही आंसर है 1, 3 और 5 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी कि फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है ए चमगादड़, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी बलाक और ऑप्शन डी गिद्ध। तो फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं? फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं चमगादड़ को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन है इसकी, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश, चीन, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाई जाती है और इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, जो चमगादड़ों की एक प्रजाति है, उसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? ऑप्शन है ए उभयचर यानी एम्फीबियन, ऑप्शन बी बोनी फिश, ऑप्शन सी शार्क और ऑप्शन डी स्तनधारी यानी कि मैमल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्तनधारी यानी कि मैमल। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, ये है एक मैमल, ये एक स्तनधारी है और ये शाकाहारी होता है। जो डुगोंग होता है वो शाकाहारी होता है। घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी यानी कि मैमल डुगोंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही है। डुगोंग इसे हम समुद्री गाय भी कहते हैं क्योंकि ये घास खाता है और एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। डुगोंग भारत के पूरे समुद्र तट के साथ नहीं पाया जाता। नंबर 3 है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। डुगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत विधिक संरक्षण दिया गया है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डुगोंग के बारे में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। डुगोंग एक समुद्री स्तनधारी है, ध्यान रखिएगा। डुगोंग एक मैमल है क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय यानी कि सी काऊ भी
कहा जाता है? डुगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? ये एक पादप का नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये इसे समाचारों में क्यों देखा जाता है? ऑप्शन है ए, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। ऑप्शन बी, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। ऑप्शन सी, इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो पादप है वो जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को समाप्त कर देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप समाचारों में दिखाई देता है क्योंकि जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। ये पर्यावरण के लिए संकट है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसे हम हिंदी में विलायती बबूल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मूलतः कहाँ का पौधा है? मैक्सिको का, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा सा पौधा या झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया था। इस पौधे को हिंदी में विलायती बबूल कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं और यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल को सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है, यानी यह जैव विविधता के लिए एक खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में या किन में सिंहपुच्छी वानर यानी कि लोयन टेल्ड मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? सिंहपुच्छी वानर को इंग्लिश में कहते हैं लोयन टेल्ड मैकॉक। ये किन राज्यों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? नंबर 1 है तमिलनाडु, वहाँ पाया जाता है। नंबर 2 है केरल, यहाँ भी पाया जाता है। नंबर 3 है कर्नाटक, यहाँ भी पाया जाता है। और नंबर 4 है आंध्र प्रदेश, यहाँ नहीं पाया जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में सिंहपुच्छी वानर यानी लोयन टेल्ड मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? हमें बताना है कि इन जीवों में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो चीता भारत से 1952 में ही विलुप्त हो चुका है, इसलिए चीता भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अगर आप 2 को एलिमिनेट कर दें तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें अपना आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि चीते को अंतिम बार 1948 में देखा गया छत्तीसगढ़ के जंगलों में और इसे 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, जबकि काली गर्दन वाला सारस यानी कि कृष्णगिरीव सारस ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और ये कृष्णगिरीव सारस लद्दाख का राजकीय पक्षी भी है, ध्यान रखिएगा। इसे लद्दाख का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। लद्दाख का ये राजकीय पक्षी है, ध्यान रखिएगा। उड़न गिलहरी यानी कि कंदली ये भी भारत में पाई जाती है और हिम तेंदुआ भी भारत में पाया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में इसे देखा गया है। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। वर्ष 1952 में ही चीते को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वे में इस बात की पुष्टि हुई है कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। काली गर्दन वाला सारस यानी कि कृष्णगिरीव सारस जम्मू और कश्मीर राज्य का पक्षी है, नहीं लद्दाख का राजकीय पक्षी है। पहले जम्मू कश्मीर का था, वर्तमान में लद्दाख का राजकीय पक्षी है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, काली गर्दन वाला सारस लद्दाख का राजकीय पक्षी है। पहले दोनों एक ही थे, वर्तमान में लद्दाख का राजकीय पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टोट ये क्या है? ऑप्शन है ए पक्षी, ऑप्शन बी प्राइमेट, ऑप्शन सी सरीसृप और ऑप्शन डी उभयचर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पक्षी। सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टोट ये चारों पक्षी हैं। तो ध्यान रखिएगा ये चारों पक्षी हैं। इनकी डिटेल देखते हैं। सीलोन फ्रॉगमाउथ नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, इसका संबंध श्रीलंका से भी है। सीलोन फ्रॉगमाउथ भारत के पश्चिमी घाट और श्रीलंका में पाया जाता है। वहाँ पक्षी है। कॉपर स्मिथ बारबेट, जिसे हम कहते हैं क्रिम्सन ब्रेस्टेड बारबेट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉपर स्मिथ बारबेट को क्रिम्सन ब्रेस्टेड बारबेट के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला पक्षी है। ग्रे चिंड मिनीवेट कैंप फैगेडा परिवार का पक्षी है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ग्रे चिंड मिनीवेट किस परिवार का पक्षी है? ग्रे चिंड मिनीवेट कैंप फैगेडा परिवार का पक्षी है और यह हिमालय क्षेत्रों, चीन और ताइवान साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाया जाता है। और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टोट मस्कीका पीड़े परिवार का पक्षी है। जो व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टोट है वो मस्कीका पीड़े परिवार का पक्षी है, जबकि ग्रे चिंड मिनीवेट कैंप फैगेडा परिवार का पक्षी है। और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टोट भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, मध्य चीन और म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत में रेड पांडा यानी कि लाल पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है। भारत में जो लाल पांडा है वो पूर्वोत्तर के भाग में पाया जाता है, ना कि पश्चिमी हिमालय में, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो ये कथन हमारा सही है। भारत में जो स्लो लोरिस पाया जाता है वो उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। भारत में रेड पांडा यानी कि लाल पांडा प्राकृतिक रूप में उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में। और भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है ए हरित गृह गैसें, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी ओजोन परत और ऑप्शन नंबर डी संकटग्रस्त प्रजाति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 से। ये भी ध्यान रखिएगा, इसे 1 जनवरी 1989 से लागू किया गया था। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 को, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है। ध्यान रखिएगा, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है, जिसका उद्देश्य है ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का प्रयोग हटाना, यानी CFC को प्रयोग से हटाना इसका उद्देश्य है। जो ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थ हैं उन्हें धीरे धीरे उपयोग से बाहर करना इसका उद्देश्य है और ये प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम
विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, बिल्कुल सही है, और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसमें एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये गलत है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जबकि कार्बन व्यापार की जो अवधारणा आई थी वो आई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन व्यापार की अवधारणा आई थी, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसलिए ये हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। यह संधि 1987 में यानी 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित हुई थी, जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एजेंडा 21 को इसमें पारित किया गया था, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 23 मार्च और ऑप्शन डी 21 अप्रैल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और 2023 की जो ओजोन परत संरक्षण दिवस की थीम थी वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूस क्लाइमेट। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर रिड्यूस क्लाइमेट। एक्सप्लेनेशन है कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। क्यों? क्योंकि 1987 में 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। और 2024 की थीम मैंने भी बताई है, क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूस क्लाइमेट। 2023 की ये थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड, ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ना कि नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारा गलत सुमेलित है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है रॉकेट ईंधन कैरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, कैरोसिन तेल का, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन है ए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी नगोया प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन और प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर ओजोन परत को संरक्षित करने हेतु निर्मित किया गया है। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी और यह 1 जनवरी 1989 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण
कारण हो सकता है? ऑप्शन है ए यकृत कैंसर का, ऑप्शन बी मस्तिष्क कैंसर का, ऑप्शन सी मुखीय कैंसर का और ऑप्शन डी त्वचीय कैंसर का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी त्वचीय कैंसर का। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज त्वचा कैंसर का कारण हो सकती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए मतलब अच्छी, ये अच्छी होती हैं, ये पृथ्वी पर आती हैं और इनके माध्यम से ही हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। अल्ट्रावायलेट बी ये बुरी होती हैं, अगर ये आती हैं तो इनके कारण इन्हें ही ओजोन परत रोकती है, इनके लिए ही ओजोन परत आवश्यक है। अगर ये पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो मानव शरीर में त्वचा कैंसर हो सकता है। और अल्ट्रावायलेट सी ये ओजोन परत कितनी भी पतली हो ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है और यदि अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण शरीर पर पड़ता है तो उसके कारण डीएनए में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं जो कि त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। पराबैंगनी किरणों को 3 भागों में बांटा जाता है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए अच्छी होती है, इनके कारण त्वचा पर इनके कारण हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। अल्ट्रावायलेट बी इनके कारण क्या होता है? अल्ट्रावायलेट बी के कारण ही हमारे शरीर में क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है। और अल्ट्रावायलेट सी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। अल्ट्रावायलेट सी भी घातक होती है लेकिन ये पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कथन हमारा बिल्कुल सही है, ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है। कारण है क्यों? क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। कारण भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के जो पराबैंगनी प्रकाश है उसकी लगभग 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी, यानी दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? ऑप्शन है ए रूसी टीम ने, ऑप्शन बी जर्मन टीम ने, ऑप्शन सी अमेरिकन टीम ने और ऑप्शन डी ब्रिटिश टीम ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश टीम ने। वैज्ञानिकों की ब्रिटिश टीम ने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था 1985 में, ध्यान रखिएगा। और जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ये टीम गई थी, जोसेफ फरमन के नेतृत्व में। तो वैज्ञानिकों की जो ब्रिटिश टीम थी उसने 1985 में सबसे पहले जोसेफ फरमन के नेतृत्व में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। और किसके माध्यम से लगाया था? सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये ओजोन को मापने की इकाई है, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर ओजोन को मापने का एक यंत्र है। इसके माध्यम से, इसकी मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 9 एपिसोड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो घटना चक्र की सीरीज़ है, घटना चक्र जो बुक है उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें हम 9 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 10वां एपिसोड है। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।